फिलहाल स्टार्ट करते हैं रेलवे। तो सबसे पहले जानिए व्हाट इज़ रेल। रेल क्या होता है आपको मालूम है? जो रेल की पटरी जो होती है उसी को आप लोग रेल बोलते हैं, जिसके ऊपर ट्रेन आपकी चलती है। ये जो रेल होती है ये बेसिकली हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, बट कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसको मैग्नीज रेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीज की परसेंटेज थोड़ी सी क्या होती है, हायर होती है। मैग्नीज की परसेंटेज क्या होती है, थोड़ी सी हायर होती है। तो परसेंटेज आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी मैग्नीज अगर हम बोले तो इसमें 0.95 टू 1.25% जो होता है वो मैग्नीज होता है, और जो कार्बन होता है वो 0.45 से 0.60% जो है वो कार्बन होता है, ठीक है, इतना आपका कार्बन होता है। अब इसके अंदर एक प्रोसेस होता है किलिंग ऑफ स्टील। ये क्या होता है? व्हाट इज किलिंग ऑफ स्टील? स्टील को मारने से क्या मतलब है? ठीक है, तो ये स्टील को जो है वो स्टील के भले के लिए किल किया जाता है, ठीक है। रमेश गोरे जी, हम बढ़िया हैं भाई, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो किलिंग ऑफ स्टील होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये होता है, इट इज द प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस ऑक्सीजन। आपको मालूम है ऑक्सीजन क्या है, स्टील के लिए खतरनाक है। तो जो एक्सेस ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव करने को बोलते हैं किलिंग ऑफ स्टील, ठीक है। तो जैसे हमारे से कोई ऑक्सीजन छीन ले तो क्या होगा, तो उसी सेंस में यहाँ पर यूज किया जाता है, हालांकि ये स्टील के अच्छे के लिए, ठीक है। अब ये स्टील रेल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे रेल्स को फॉलिंग वेट टेस्ट के थ्रू टेस्ट किया जाता है। इसको ओपन हार्ट या ड्यूप्लेक्स प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू? केवल नाम जानना है अपने, क्या होता है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इसका जो हेड होता है उसका जो मैक्सिमम बियर एंड टीयर है वो 10 mm तक अलाउड है, और जो मैक्सिमम मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम से कम 72 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। 72 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब देखिए रेल बेसिकली क्या होता है, आई सेक्शन होता है। रेल जो होता है एक तरह का गर्डर है, आई सेक्शन होता है। तो आई सेक्शन में 3 तरह के आई सेक्शन हमारे पास होते हैं। एक होता है आपके पास डबल हेडेड मतलब बेसिकली जो फ्लैंज होते हैं उसको यहाँ पर हेड बोला जाता है। फ्लैंज को क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है। तो दोनों तरफ ये हेड है, सिमेट्रिकल है तो डबल हेडेड। फिर एक होता है बुल हेडेड। बुल नीचे भी हेड होगा और ऊपर भी होगा, लेकिन ये वाला हेड थोड़ा सा बड़ा बनाया तो बुल हेडेड, ठीक है, बुल। लेकिन हम जो आजकल यूज़ करते हैं, एक्चुअली इन दोनों की प्रॉब्लम है अनस्टेबिलिटी, कि अगर इनको हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक चेयर यूज़ करनी पड़ती है, उस चेयर में इसको क्या करना पड़ता है, फंसा कर रखना पड़ता है, जो लोअर वाला हेड है, चाहे वो डबल हेडेड हो बुल हेडेड हो। बट अब जो यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्लैट फुटेड में क्या होता है, ऊपर हेड होता है और नीचे एक है फ्लैट है। तो इसको स्लीपर के ऊपर डायरेक्टली फास्टनर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। यहाँ पर कोई चेयर वगैरह लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो 3 तरह के सेक्शंस आपके हो गए, ये 3 तरह के सेक्शंस आपके हो गए, ठीक है। चलिए इसके आगे नोट, वेट के अकॉर्डिंग इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 52 kg रेल का मतलब होता है 52 kg पर मीटर फ्लैट फुटेड। 52 kg पर मीटर फ्लैट फुट, मतलब 1 मीटर का जो वेट होगा वो 52 kg होगा। 1 मीटर का वेट कितना होगा, 52 kg होगा। ये अप टू 130 kmph स्पीड के लिए सफिशिएंट होती है। और दूसरा होता है 60 kg पर रेल, 60 kg पर मीटर। तो 60 kg एंड 52 kg ये आपके ब्रॉड गेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन होता है लेंथ ऑफ रेल। ये तो हो गए सेक्शन की बात। देन है लेंथ ऑफ रेल, लेंथ, ठीक है। तो रेल क्या होती है भैया, वर्कशॉप में बनेगी तो वर्कशॉप में हमारे पास जितनी मर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हमारी जितनी मर्जी उतनी लंबी रेल नहीं बना सकते। तो रेल जो होती है वो सर्टेन लेंथ के पीसेस में बनकर आती है, और उसको ऑन साइड क्या कहता है, बेल्डिंग करके उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है। तो ब्रॉड गेज के लिए जो लेंथ होती है वो 12.8 मीटर होती है। इसको हम लोग 13 मीटर भी ले लेते हैं, 13 मीटर लिख लेते हैं। 12.8 मीटर ब्रॉड गेज के लिए, और 11.8 मीटर फॉर मीडियम गेज के लिए 11.8, जिसको हम लोग 12 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो 12.8 एंड 11.8।
देन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बाद में अभी हम लोग SWR एंड LWR भी पढ़ेंगे, शॉर्ट बेल्टेड ड्रिल एंड लॉन्ग बेल्टेड ड्रिल, लॉन्ग बेल्टेड ड्रिल। तो परमानेंट वे, पी वे, रेलवे में आप जानते होंगे कि एक डिपार्टमेंट होता है पी वे, बड़ा खतरनाक है ना। तो जब अगर रेलवे में जेई वगैरह की वैकेंसीज भरी हों तो सब पी वे वर्क्स इस तरीके से होता है। तो पी वे का मतलब होता है परमानेंट वे। परमानेंट वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेल का जो ट्रैक है वो परमानेंट है, ट्रेन जो जाएगी उस पर जिस डायरेक्शन में ट्रैक है उसी डायरेक्शन में जाएगी, रोडवे की तरह अपनी मर्जी नहीं है कि आप किधर भी गाड़ी को भगा लोगे। दिस इज कॉल्ड परमानेंट वे। परमानेंट वे में आपका क्या होता है बेसिकली, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो परमानेंट वे में देखो, एक तो आपके पास ये रेल हो गई, रेल के अंदर से फेस, अंदर से अंदर ये वाली, यहां से डिस्टेंस और टॉप सरफेस से 16 mm नीचे, ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज, ठीक है। क्या होता है स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, गेज। और इसके नीचे क्या होता है, जो रेल रखे होता है वो किसके ऊपर रखे होते हैं, स्लीपर के ऊपर, स्लीपर। और स्लीपर किसके ऊपर होता है, बैलास्ट के ऊपर, बैलास्ट के ऊपर। तो परमानेंट वे में तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपोनेंट है। पहला आपका क्या, बैलास्ट, बैलास्ट के ऊपर स्लीपर और स्लीपर के ऊपर रेल, ठीक है। दूसरा, अब ये जो होता है ये सेमी इलास्टिक टाइप का ट्रैक होता है, क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब जो वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये परमानेंट वे हो गया। बाकी अभी और इसके बारे में, स्लीपर के बारे में और थोड़ा सा गेज के बारे में भी और बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो हम, क्योंकि अभी रेल की बात करें तो पहले रेल को ही देखते हैं। तो इस रेल में कई सारे डिफेक्ट्स भी होते हैं, कई सारे डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कॉर्रुगेटेड रेल्स। कॉर्रुगेटेड में क्या होता है, चलते चलते ट्रेन थोड़ी सी क्या होती है, घिसने लगती है, तो इसमें थोड़े से डिप्रेशंस बन जाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े गड्ढे बन जाते हैं, माइन्यूट डिप्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ रेल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करती है, ठीक है। फिर होता है किंग्स इन रेल। तो जहाँ पर जॉइंट होता है, जॉइंट पर जो रेल है वो थोड़ी सी आउट ऑफ पोजीशन हो जाती है, जिससे वहाँ पर किंग्स बन जाते हैं, तो किंग्स बोलते हैं। फिर है हॉग्ड रेल, हॉग्ड, हॉगिंग मतलब आप जानते हो, हॉगिंग मतलब क्या होता है आपको मालूम है, कैंटिलीवर बीम किस तरीके से हॉगिंग करती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, अगर ये रेल है और ये यहाँ पर स्लीपर के ऊपर रखी हुई है, ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी ये स्लीपर है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो इतना पोर्शन है ये नीचे की तरफ क्या हो जाए, इस तरह से बेंड कर जाए थोड़ा सा, तो हॉगिंग हो गया, ठीक है। तो हॉग्ड हो गया, हॉग्ड। एंड देन इसी तरीके से क्या हो सकता है, बकलिंग हो सकती है, अगर आपने प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह का, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का ध्यान नहीं दिया तो बकलिंग हो सकती है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। बकलिंग बहुत खतरनाक है, बिकॉज बकलिंग से क्या हो जाता है, गेज बदल जाता है। गेज मतलब ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों रेल के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, तो जो ट्रेन है वो डीरेल भी हो सकती है, डीरेल भी हो सकती है, ठीक है। तो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, व्हाट इज गेज। तो गेज क्या होता है, इट इज द क्लियर डिस्टेंस, याद रखिएगा, नॉट सेंटर टू सेंटर, याद रखना, नॉट सेंटर टू सेंटर, इट इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू ट्रैक रेल्स 16 mm बिलो फ्रॉम टॉप सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया कि एक रेल पीस आपके पास ये है, जैसे ये बना दिया हमने, एक रेल पीस ये बन गया, और एक रेल पीस, तो इनके बीच की क्या होगी, नॉट सेंटर टू सेंटर बट क्लियर डिस्टेंस, बट क्लियर। तो ये डिस्टेंस जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, गेज डिस्टेंस होती है। और ये कहाँ से मेजर की जाती है, तो एकदम टॉप सरफेस पर नहीं लेते, टॉप सरफेस से 16 mm कितना लेते हैं, नीचे लेते हैं 16 mm। तो ये नहीं पूछेगा कितना mm नीचे लेते हैं, बस इतना याद होना चाहिए, इट इज़ नॉट सेंटर टू सेंटर, इट इज़ क्लियर डिस्टेंस, इट इज़ क्लियर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, अब ये जरूर पूछ सकता है कि ब्रॉड गेज की गेज लेंथ कितनी होती है, तो ये हर बच्चे को याद होना ही, रेलवे में कुछ और आपको आता हो या नहीं आता हो, रेलवे में कुछ और आता हो या ना आता हो, ये जरूर आता हो कि ब्रॉड गेज में लेंथ कितनी होती है, नैरो गेज में लेंथ कितनी होती है, मीटर गेज में लेंथ कितनी होती है, और स्टैंडर्ड गेज लेंथ कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज होती है 1.676 मीटर या 1676 सेंटीमीटर, 1676 mm, ये हो जाती है आपके पास 762 mm या 0.762 मीटर, ये हो जाती है फिर आपके पास 1000 mm,
मीटर गेज में, नाम ही मीटर गेज है तो मतलब मीटर हो गया। एंड देन स्टैंडर्ड गेज जो आजकल दिल्ली मेट्रो वगैरह में तो 1.435 मीटर, ठीक है। तो चारों गेज आप याद रखिएगा, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। अगर रेलवे का क्वेश्चन बनाना हो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनना चाहिए, तो गेज आपको सफिशिएंट मालूम होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कोनिंग ऑफ व्हील से। कोनिंग ऑफ व्हील, ये कोनिंग ऑफ व्हील क्या है? तो रेलवे हमें जितना सिंपल दिखाई देता है उतना सिंपल होता नहीं है, इसमें बड़ी जबरदस्त इंजीनियरिंग लग रही होती है। तो देखिए कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है। तो रेल का अगर पहिया आपने देखा हो तो बेसिकली क्या होता है, ये बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप में आपको नहीं दिखाई देगा, एक सिलिंड्रिकल डिस्क की तरह नहीं होता, ये कोन की तरह होता है इस तरह से, यानी कि इट इज अ फ्रस्टम ऑफ कोन। ये इस तरीके से होता है, अंदर वाली साइड में डायमीटर ज्यादा होता है और बाहर वाली साइड में डायमीटर जो होता है वो कम होता है। अब ऐसा क्यों बनाया जाता है उसको समझिएगा। इसको समझिएगा ऐसा क्यों होता है, इसको क्यों बनाया जाता है बेसिकली। तो एक तो कोनिंग की वजह से क्या होता है, कोनिंग जो होती है वो ट्रेन के पहियों को अलाइनमेंट में रखने में बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली ऑन कर्व्स, स्पेशली ऑन कर्व्स, ठीक है। देखो मान लो अगर एक कर्व पर ट्रेन पहुंचती है तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप कह सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप कह सकते हो कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, बाहर की ओर मूव करेगा इधर, तो यहां पर डायामीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि ये वाला पार्ट जब अंदर की ओर मूव करेगा तो ये क्या होगा, छोटा होगा। तो बाहर वाले, अब यहां से देखेंगे तो हम लोग इसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो दोनों पहिए क्या होते हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस चल रहे होते हैं। बाहर वाला जो है वो ज्यादा डिस्टेंस चल रहा होता है, छोटा वाला कम डिस्टेंस चल रहा होता है, जिससे इनका इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेंटेन होता है, ठीक है, मेंटेन होता है। तो कोनिंग जो है वो बेसिकली क्या है, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, स्लोप दे देते हैं। अब ये स्लोप कैसे दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सीधे सीधे इस तरीके से नहीं करते, थोड़ा सा इस तरह से स्लोप ही होता है अंदर की ओर। अब इनको इस तरीके से, अब इनको इस तरीके से रेल के ऊपर रखना बड़ा मुश्किल है, रेल के ऊपर इनको रखना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो रेल होती है उस रेल को भी स्लोप दिया जाता है, उस रेल को भी क्या दिया जाता है, स्लोप दिया जाता है। हो सकता है देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप मैं दे दूँ, बट केवल आपको समझाने के लिए, केवल आपको समझाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको रेल पे ऊपर रखते हैं, तो रेल को ही हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्लोप में रखा जाता है इस तरीके से, ताकि यहां पर क्या हो, प्रॉपर कांटेक्ट मेंटेन हो सके। तो दिस इज कॉल्ड कोनिंग, दिस इज कॉल्ड कोनिंग। और ये जो स्लोप होता है ये होता है 1/20, ये स्लोप क्या होता है, 1/20 होता है। अब इसी स्लोप में हमें क्या रखना पड़ता है, इसको रखना पड़ता है, रेल को, रेल को। तो रेल का जो स्लोप होता है ये भी 1/20 होता है, लेकिन इसका नाम होता है कैंटिंग, इसको नाम क्या देते हैं, कैंटिंग। तो जो व्हील है, व्हील के स्लोप को बोलेंगे कोनिंग, और जो रेल है, रेल के स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैंटिंग। लेकिन अब रेल को कैसे रखा जाए, तो रेल को रखने के लिए क्या करते हैं, जो स्लीपर होता है हमारे पास, उस स्लीपर को ही इस तरीके से बना दिया जाता है कि स्लीपर में लकड़ी का है तो इसको यहाँ पर घिस देंगे, ठीक है, स्टील का है तो इस तरीके से बनाया जाएगा, कंक्रीट का है तो उसको भी स्लोप देकर बनाया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा 1/20, 1/20। लेकिन इसका जो नाम होता है उसको देते हैं, बोलते हैं एडजिंग, ADZING। तो यहाँ पर तीन तरह के स्लोप हैं, यहाँ पर तीन तरह के स्लोप हैं। अगर स्लोप आपने पहिए में दिया है तो कोनिंग,
अगर आपने रेल में दिया है तो कैंटिंग, और अगर आपने स्लीपर में दिया है तो एडजिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एडजिंग, स्लोप इन रेल, स्लोप इन व्हील, स्लोप इन स्लीपर, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज स्लोप इन स्लीपर। तो कोनिंग, कैंटिंग, एडजिंग तीनों याद रहेंगे आपको, ये तीनों याद रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फटाफट। तो कोनिंग ऑफ व्हील समझ में आ गया आपको, एडजिंग ऑफ स्लीपर भी समझ में आ गया, और कैंटिंग भी समझ में आ गया, ठीक है, कैंटिंग भी आपको समझ में आ गया। चलिए नाउ नेक्स्ट है रेल जॉइंट्स। रेल जॉइंट्स, ठीक है, तो रेल जॉइंट्स आर नीडेड टू होल्ड टुगेदर दी एडजॉइनिंग एंड्स ऑफ रेल्स, दे आर दी वीकेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक। ऑब्वियस सी बात है, जॉइंट जो होता है वो वीकेस्ट पार्ट ही होता है। अब ये कई तरह के जॉइंट हमारे पास होते हैं, जैसे सपोर्टेड रेल एंड्स जो होंगे रेस्ट ऑन अ सिंगल स्लीपर, जो जॉइंट होगा उसको एक ही स्लीपर पर रखा जाएगा, स्लीपर के ऊपर जॉइंट होगा तो सपोर्टेड हो जाएगा। सस्पेंडेड रेल एंड्स आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड स्लीपर, इसके जॉइंट के नीचे कोई स्लीपर नहीं होगा तो सस्पेंडेड हो जाएगा। ब्रिज projected rail ends are connected by a flat or a plate. Then compromise, two different rail sections are joined by fist plates. Expansion joint, welded joint, बहुत तरह के joints होते हैं, ठीक है, बट हमने बाद में किसको देखना है, एक्सपेंशन जॉइंट को और एक फिस्ट प्लेटेड। फिस्ट प्लेट, तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, व्हाट इज फिस्ट प्लेट, फिस्ट प्लेट क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज फिस्ट प्लेट ये आपको मालूम होना चाहिए, फिस्ट प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज फिस्ट प्लेट। तो यार हम सभी ने स्टील पढ़ा हुआ है, स्टील में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डबल कवर बट जॉइंट पढ़ते हैं, स्टील में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डबल कवर, स्टील में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डबल कवर बट जॉइंट। तो डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है कि मान लो एक इस प्लेट को जोड़ना है और एक इस प्लेट को जोड़ना है, तो इन प्लेटों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कवर प्लेट यूज करते थे, और यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, बोल्ट, ठीक है। तो ये जो प्लेट होगी जिससे इसको जोड़ेंगे वो है आपके पास फिस्ट प्लेट, वो क्या है, फिस्ट प्लेट, ठीक है, और ऐसे बोल्ट को क्या बोल देंगे, फिस्ट बोल्ट। तो बस फिस्ट प्लेट क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए, और इसके अलावा इसमें कुछ जानने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब आ गई है बेल्डेड रेल्स। बेल्डेड, तो रेल्स आर बेल्डेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिस्ट्रेन एट द एंड्स ऑफ रेल एंड बेटर डिग्री ऑफ फिक्सिटी ऑफ रेल टू द स्लीपर सो दैट स्ट्रेसेस प्रोड्यूस आर रजिस्टर्ड बाय स्लीपर फास्टनर्स। अब देखो शॉर्ट बेल्डेड रेल, SWR, शॉर्ट बेल्डेड रेल, ये क्या होती है, हाँ, यूज टू जॉइन टू रेल जॉइंट्स, यूज टू जॉइन टू रेल जॉइंट्स। तो फिस्ट प्लेट क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछ ले तो, यूज टू जॉइन टू रेल, ठीक है, आवाज आ रही है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शॉर्ट बेल्टेड रेल होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 रेल लेंथ को, जैसे मतलब 13-13 मीटर की है, 3 लेंथ को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे को क्या मिलती है, शॉर्ट बेल्टेड रेल्स मिलती हैं, जिनको हम इंडियन रेलवेज में यूज कर रहे हैं। आजकल कॉन्सेप्ट आ गया लॉन्ग बेल्टेड रेल का, LWR। LWR में क्या करता है, कम से कम 200 मीटर ब्रॉड गेज और मीडियम गेज पे 300 मीटर तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेल के टुकड़ों को बेल्डिंग कर करके इसको बनाते हैं, इसको बेल्ट कर करके बनाया जाता है। फिर आपके पास एक है कॉन्टिन्यूस बेल्टेड रेल, CWR, रेल लॉन्गर देन 1 किलोमीटर एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, ये क्या रहेंगी, CWR, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बेल्टेड, लॉन्ग बेल्टेड एंड शॉर्ट बेल्टेड, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए भैया कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, तो देखो ध्यान से, हमें मालूम है कि जो थर्मल स्ट्रेसेस होती हैं, व्हाट आर थर्मल स्ट्रेसेस, ये हम लोगों ने सोम में कॉन्सेप्ट पढ़ा है थर्मल स्ट्रेस का। तो थर्मल स्ट्रेस होती है E अल्फा डेल्टा टी, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, E अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, E अल्फा डेल्टा टी। अब देखो अगर मैं इसको, तो फोर्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, वो फोर्स क्या हो जाएगा, E अल्फा डेल्टा टी, E अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा,
तो इतना फोर्स जो है वो क्रिएट होगा थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से ई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए। ठीक है, नाउ इफ ट्रैक रेजिस्टेंस, ट्रैक रेजिस्टेंस क्या मतलब, एक तरीके का फ्रिक्शन, एक तरीके का क्या फ्रिक्शन, ट्रैक रेजिस्टेंस इज आर पर मीटर, आर पर मीटर। ठीक है, देन लेंथ, तो एल बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन आर, इट इज इक्वल्स टू ई एल्फा डेल्टा टी इंटू ए अपॉन आर। इस तरीके से आप लोग क्या, क्योंकि जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है भाई, अगर एक्सपेंशन की वजह से जो भी मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, ये बाहर जाने की कोशिश करता है, जो भी पी डेवलप हो रहा है फोर्स, तो उसको कौन रोकेगा, फ्रिक्शन ही तो, फ्रिक्शन ही तो रोकेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो लेंथ निकालने को निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका लग जाता है। ठीक है, तो अल्फा टी ई ए एस अपॉन आर करके आप इसको कर लेंगे। चलिए, देन एक होता है ब्रीदिंग लेंथ। ब्रीदिंग लेंथ से मतलब ये होता है मिनिमम लेंथ ऑफ रेल रिक्वायर्ड टू बी वेल्डेड एट द एंड ऑफ ट्रैक सो दैट पोर्शन ऑफ रेल बिटवीन वेल्डेड रेल डज नॉट अंडरगो एनी थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इतनी लेंथ आप प्रोवाइड कर देते हैं कि थर्मल, कोई थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो उतनी लेंथ को हम बोलते हैं ब्रीदिंग लेंथ। नेक्स्ट आता है आपके पास स्लीपर्स। ठीक है, व्हाट आर स्लीपर्स, तो स्लीपर क्या करते हैं, एस से स्लीपर, एस से सपोर्ट, तो स्लीपर क्या करते हैं, रेल को सपोर्ट करने का काम करते हैं, और ये एक तरीके से क्या होता है, एक तरह से बीम का काम करेंगे, एक तरह से क्या करेंगे, बीम का काम करेंगे कि स्लीपर के ऊपर, ठीक है, अगर मान लीजिए यही स्लीपर है और इसके ऊपर ये रेल रखी हुई है, ठीक है, तो रेल के ऊपर किसका लोड आएगा, ट्रेन का, और ये लोड स्लीपर के ऊपर कैसे आएगा, पॉइंट लोड, पॉइंट लोड। लेकिन ये स्लीपर क्या करेगा, उस पॉइंट लोड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, यूडीएल में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, यूडीएल में। ठीक है, तो स्लीपर क्या करता है, जो लोड आ रहा है रेल का, ट्रेन का, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। चलिए, तो स्लीपर्स are the members which support the rail and are laid transverse to it. They act as elastic medium for providing longitudinal and lateral stability to the track. Classification of sleepers, wooden sleepers होते हैं, सब आपने देखे भी होंगे, wooden sleepers, देन आपके मेटल स्लीपर्स हैं, कॉन्क्रीट स्लीपर्स हैं। ठीक है, आजकल तो बैलास्ट लेस ट्रैक भी बनने लगा है, जैसे मेट्रो वगैरह में। ठीक है, मेटल स्लीपर आपके कास्ट आयरन के होते हैं और स्टील के भी होते हैं, कॉन्क्रीट के आपके रीइंफोर्स्ड के भी हो सकते हैं और प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फर्दर फिर कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कई तरह के हो सकते हैं। वुडन स्लीपर्स जो होते हैं वो बेस्ट स्लीपर्स होते हैं, याद रखिएगा। लकड़ी वाले जो स्लीपर्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, बट इनकी लाइफ जो है वो कम है, ये इसमें दिक्कत है। कास्ट आयरन स्लीपर्स आर यूज्ड मोर देन स्टील स्लीपर्स, क्योंकि इनमें जंग लगने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, कम होते हैं। CST9 स्लीपर हैज इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पॉट ऑन ईदर साइड ऑफ द रेल सेक्शन, आपने देखा होगा, वैसे अब तो बहुत कम जगह पर ये देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक याद रखिएगा, एक कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है। ठीक है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है, ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। टिम्बर का अगर स्लीपर है तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है S + 10H/20। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, और हो सकता है आपको स्ट्रेंथ इंडेक्स दे दे और हार्डनेस इंडेक्स दे दे और आपसे CSI पूछ ले। तो CSI बराबर होता है S + 10H। स्ट्रेंथ इंडेक्स दिया होगा, हार्डनेस इंडेक्स दिया होगा, उसका 10 गुना करके जोड़ देना, और ये क्या होना चाहिए, 12% मॉइस्चर कंटेंट पर। या बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हो कि टिम्बर की क्वालिटी जो होती है वो 10% मॉइस्चर कंटेंट पर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, चलिए, फिर है ट्रैक फास्टनर्स। फास्टनर मतलब जैसे हम लोग वहां पर रिवेट और बोल्ट यूज करते थे, वैसे ट्रैक में कौन कौन से फास्टनर्स यूज करते हैं। सबसे पहले फिश प्लेट। फिश प्लेट आप जानते हो क्या, दो रेल को ज्वाइन करने के लिए यूज होती है। देन स्पाइकर्स या स्पाइक्स, ये क्या करते हैं, रेल को वुडन स्लीपर होल्ड करने के काम आते हैं। बोल्ट्स आप जानते हैं, ठीक है, बोल्ट के थ्रू, फिश प्लेट वगैरह के थ्रू लगाएंगे। चेयर, चेयर जो होती है ये क्या करती है, बुल हेडेड रेल्स को स्लीपर्स पर सपोर्ट में रखती है, बिकॉज नीचे से कर्व्ड सरफेस होगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो चेयर में। कीज,
फिक्स रेल्स टू चेयर्स ऑन मेटल स्लीपर्स, बियरिंग प्लेट्स यूज बिलो फ्लैट फुटेड रेल्स टू डिस्ट्रीब्यूट लोड ओवर वुडन स्लीपर। ठीक है, तो बियरिंग प्लेट्स आप जानते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। स्लीपर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। एक रेल लेंथ में, यानी कि अगर एक रेल आप 13 मीटर की ले रहे हो, एक रेल कितने की ले रहे हो, 13 मीटर की, तो 13 मीटर में कितने स्लीपर्स लगेंगे, 13 मीटर में कितने स्लीपर्स लगेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, स्लीपर डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, स्लीपर डेंसिटी, इसकी वैल्यू दी जाती है m प्लस एक्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा m प्लस एक्स, जहां m क्या है, रेल लेंथ, ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर लेकर चलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 3 से 7 के बीच में वेरी करती है। ब्रॉड गेज स्लीपर डेंसिटी मान लीजिए अगर m प्लस 5 है, अगर कहता है कि स्लीपर डेंसिटी m प्लस 5 है, तो इतने मीटर लंबे ट्रैक में, मान लीजिए आपसे बोलेगा कि, मान लीजिए आपसे बोलता है कि 65 मीटर लंबा, 65 मीटर लॉन्ग ट्रैक है, आपसे बोलता है 65 मीटर लॉन्ग ट्रैक है और स्लीपर डेंसिटी अगर m प्लस 5 है, तो नंबर ऑफ स्लीपर बताओ। तो आप क्या करेंगे भाई कि एक रेल आपके पास 13 मीटर की है, तो 65 मीटर में नंबर ऑफ रेल कितनी रहेंगी, 5। 65 मीटर में नंबर ऑफ रेल कितनी रहेंगी, 5। और एक में कितने आपके स्लीपर लग रहे हैं, 13 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 18, 90 विल बी द आंसर। 90 विल बी द आंसर। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे बोलेगा कि अगर स्लीपर डेंसिटी m प्लस 5 है, ये गिवन रहेगा m प्लस 5 है, तो बताओ 65 मीटर लंबे ट्रैक में, 65 मीटर लंबे ट्रैक में, या 650 मीटर भी दे सकता है, मतलब कुछ इस तरीके से देगा कि आप कैलकुलेशन इजीली कर सको। तो मान लो 65 मीटर में मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, तो पहले क्या करोगे, 65 मीटर में कितनी रेल लगेंगी, तो एक 13 मीटर की है, तो 65 में लग जाएंगी 5, 13 पंजे 65, और एक में कितने स्लीपर लगेंगे, m प्लस 5, तो m कितना है, 13 और 5 18, तो 18 पंजे 90 लग गए। ये 650 होता तो यहाँ पर 900 हो जाता, कितना हो जाता, 900 हो जाता। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, 91 कैसे 12.8 लेके निकाल रहे हो दिलीप, 91 कैसे 12.8 लेके निकाल रहे हो? हाँ, दोनों तरह से कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप लेंथ भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ स्लीपर दिए तो उससे आप लेंथ निकाल दो, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस कर लो। चलिए, देन एक टर्म यूज हो सकती है स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर, तो स्लीपर के नीचे के बैलास्ट को एडजस्ट करने को बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैलास्ट की। इसमें एक क्वेश्चन आपका मेनली बनता है, या दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बैलास्ट के बारे में कि बैलास्ट का वर्क क्या होता है, और एक क्वेश्चन आपके बन जाता है, हाँ 12.8 लेके क्या होगा। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज बैलास्ट, इट इज हाई क्वालिटी क्रश स्टोन विद डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द स्लीपर। बैलास्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बैलास्ट, ब्रोकन स्टोन हो सकता है, ग्रेवल यूज कर सकते हो, सैंड, एसेस, ठीक है, और सिंडर्स होता है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत तरह के मटेरियल्स हम लोग फ्लाई एश वगैरह उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है कि वो उड़ेगा। तो ग्रेवल जो होता है, ब्रोकन स्टोन, वो बेस्ट होता है आपका एंगुलर। ठीक है, तो बेस्ट मटेरियल इज एज बैलास्ट हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है जनरली, मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट, मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कितनी रखी होती है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्या है आपके पास, ये स्लीपर है, ये क्या है, स्लीपर है, स्लीपर के बीच की डिस्टेंस, ये स्लीपर अंदर की ओर है इस तरीके से, ये स्लीपर क्या है, अंदर की ओर है इस तरीके से। तो इन स्लीपर के बीच की जो स्पेसिंग है वो एस है, स्लीपर के बीच की जो स्पेसिंग है वो आपके पास कितना है, एस है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, डब्ल्यू है, विड्थ कितनी है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक हम लोग 45 डिग्री पर लोड डिस्पर्जन मानते हैं, दिस एंगल इज 45 डिग्री। लोड डिस्पर्जन आपको मालूम है, फाउंडेशन वगैरह हर जगह पर हम लोगों ने कर रखा है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो जितनी हाइट ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, राइट। तो देखो, अगर ये एस है तो ये W/2 होगा, इधर कितना होगा, W/2, और इधर भी कितना होगा, W/2। तो ये क्लियर डिस्टेंस कितनी बचेगी, S माइनस W। तो ये आधी डिस्टेंस कितनी रहेगी, S माइनस W/2। तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी रहेगी,
एस माइनस डब्ल्यू अपॉन टू। तो भैया ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कितना रहेगी, एस माइनस डब्ल्यू अपॉन टू। तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछ सकता है और इस पर आपसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। देवेन बेटा इस समय हाइपोथेटिकल चीजों के लिए समय नहीं है ना, आप समझ सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। ये हो गया। देन है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबसे पहले आता है ग्रेडियंट। ये कुछ कुछ हाईवे जैसा ही है। सबसे पहले क्या आता है, ग्रेडियंट। तो आपको मालूम है ग्रेडियंट क्या होता है, एनी राइज और फॉल इन दी ट्रैक इज कॉल्ड ग्रेडियंट। या तो हम लेवल बढ़ रहा है या लेवल घट रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। इसमें सबसे पहला होता है रूलिंग ग्रेडियंट। वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जानो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। हाँ, स्लीपर के बीच की क्लियर डिस्टेंस का आधा, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका तो यही यार। और अमन साहू अभी कह रहे थे कि सर ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है। अरे बारह बालक है, सब आता है फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रेलवे के ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए जो ग्रेडियंट आप कंसीडर करके चलोगे वो रूलिंग ग्रेडियंट होता है। दूसरा क्या होता है, ये होता है मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम क्या होता है कि ध्यान दो, जैसे अगर ये एक स्लोप है और यहां पर एक ये बॉल अगर रखी हुई है तो ये बॉल अपने आप तो इस पर नहीं चढ़ेगी, लेकिन अगर ये बॉल पीछे से, यहां से मान लीजिए बॉल अगर ये है और इस पर रोल करते हुए यहां पर आई, तो ये बॉल जब यहां आएगी तो इसमें कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड की वजह से इस पर क्या कर जाएगी, सर्टेन हाइट तक ये अपने आप चढ़ जाएगी। तो मोमेंटम ग्रेडियंट भी क्या होता है, ये रूलिंग ग्रेडियंट से थोड़ा ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। इट इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट एंड कम्स ओनली आफ्टर अ फॉलिंग ग्रेडियंट। ये क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है और एक फॉलिंग ग्रेडियंट के बाद आता है। इसका मतलब पहले अगर ट्रेन ढाल पर है तो ढाल के बाद में ये अपने संवेग की वजह से, अपने मोमेंटम की वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से एक अधिक ढाल पर भी क्या कर सकती है, ऊपर चढ़ सकती है, ठीक है। तो मोमेंटम ग्रेडियंट हम लोग इसको बोलते हैं। फिर आपका होता है हेल्पर ग्रेडियंट। हेल्पर यानी कि जहां पर आप बिना हेल्प के या बिना एक्स्ट्रा इंजन के गाड़ी नहीं चला सकते, तो यहां पर क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा या एक हेल्पर और पुशर इंजन जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। फिर होता है ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड, जहां पर गाड़ी वगैरह खड़ी होती है ट्रेन, वहां पर जो आप ग्रेडियंट दोगे। तो शुरू के 3 रूलिंग, मोमेंटम एंड हेल्पर या पुशर। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, हेल्पर या पुशर होगा। इन तीनों में कम कौन सा होगा, रूलिंग होगा, ठीक है। और मोमेंटम क्या होगा, बीच की वैल्यू होगी। तो ये हाईवे जैसा ही कुछ कुछ है, ये क्या है, कुछ कुछ हाईवे जैसा ही है। अब देखिए आप जानते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रेड कॉम्पनसेशन। ग्रेड कॉम्पनसेशन हम लोगों ने हाईवे में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी ट्रेन, सॉरी कोई भी कार वगैरह, कोई भी व्हीकल जब सर्कुलर कर्व पर पहुंचता है, जब ये सर्कुलर कर्व पर पहुंचता है, ठीक है, तो गाड़ी की टेंडेंसी, अगर ये कोई व्हीकल था आपके पास जो पहले सीधे जा रहा था, लेकिन जब इसको यहां मुड़ना होगा तो जो पीछे वाले व्हील होते हैं वो तो सीधे जाते हैं, बट आगे वाले व्हील जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं इस तरह से। तो जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन गाड़ी को मुड़ना है इधर, तो आपको मालूम है ट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो एक तो भैया आप ऊपर चल रहे हो, आपको ज्यादा फोर्स चाहिए और कर्व की वजह से वो और कम हो गया, तो क्या करते थे, ग्रेड को थोड़ा सा कम कर देते थे, ग्रेड कॉम्पनसेशन, ठीक है, ग्रेड कॉम्पनसेशन। फॉर्मूला याद है हाईवे का ग्रेड कॉम्पनसेशन का, ठीक है, याद है या नहीं याद है, भूल गए तो याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो यहां पर जो तरीका है वो अलग है हाईवे में ग्रेड कॉम्पनसेट करने का। यहां पर होता है परसेंटेज पर डिग्री ऑफ कर्व, जितने डिग्री का कर्व होगा पर डिग्री कितना परसेंट आप ग्रेड कॉम्पनसेट करेंगे। तो ब्रॉड गेज में 0.04, मीडियम गेज में 0.03, नैरो गेज में 0.02। बड़ा इजी है याद करना, 0.04% है, 0.04% ग्रेडियंट कम कर देंगे आप पर डिग्री ऑफ कर्व ब्रॉड गेज में। मीडियम गेज में 0.03% कम कर देंगे और नैरो गेज में 0.02% कम कर देंगे। बिल्कुल बढ़िया, सब लोग लिख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, याद है, वेरी गुड वेरी गुड। 30 + R/R, बट 70/5/R से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फाइनली 4%, फाइनली 4%, ठीक है भाई। चलिए अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका मतलब आपको क्या डिग्री ऑफ कर्व चाहिए। तो डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, 1720/R होता है 30 मीटर चेन के लिए, 30 मीटर चेन के लिए, और 20 मीटर चेन के लिए 1150/R। तो यहां से क्या करेंगे, आपको रेडियस दी होगी, रेडियस से आप डिग्री ऑफ कर्व निकाल लेंगे और पर डिग्री ऑफ कर्व के लिए आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल
ब्रॉड गेज कर्व के लिए आप करना चाहेंगे, ब्रॉड गेज कर्व के लिए आपको करना चाहेंगे ग्रेड कॉम्पनसेशन, तो आपको रेडियस दी होगी, रेडियस दी होगी, ठीक है। और रेडियस से आप क्या कर लेंगे, डिग्री निकाल लीजिएगा, डिग्री होगा, मान लीजिए 4 डिग्री का कर्व आ गया, तो 4 डिग्री का कर्व मतलब क्या है, 1 डिग्री के लिए 0.04, तो 4 डिग्री के लिए कितना करेंगे 0.16%, तो 0.16% ग्रेड कॉम्पनसेट आप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर करना होगा। चलिए, एज पर इंडियन रेलवेज ब्रॉड गेज, मीडियम गेज, नैरो गेज, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व, ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व 10 डिग्री, मीडियम गेज के लिए 16 डिग्री, नैरो गेज के लिए 40 डिग्री। ये जी के पब्लिकेशन में वैल्यूज गलत दी हुई हैं, मीडियम गेज के लिए 100 डिग्री और नैरो गेज के लिए 50 डिग्री लिख दिया, वो गलत है, 16 डिग्री और 40 डिग्री है। मिनिमम रेडियस जो होती है वो कम से कम 175, 109 और 44 मीटर है। देन वर्साइन ऑफ कर्व, वर्साइन V बराबर होता है L स्क्वायर अपॉन 8R, ये आपको सर्वे में भी पढ़ाया गया, सर्वे में भी पढ़ाया गया आपको, ठीक है, मिड ऑर्डिनेट। देन सुपर एलिवेशन, अब देखो ध्यान से, सुपर एलिवेशन, हाईवे में हम लोग स्मॉल ई को सुपर एलिवेशन रेशो लिखते हैं E अपॉन बी, यहां पर ये क्या करते हैं E को सेंटीमीटर में, यहां पर क्या करते हैं, ये जो राइज किया जाता है ट्रैक को, इसी को हाइट को ही स्मॉल ई लिखा जाता है, स्मॉल ई। तो हम लोग वहां पर क्या लिखते थे, हाईवे में हम लोग क्या लिखते थे, E बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी लिखते थे। यहां पर क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टेन थीटा बराबर ई अपॉन जी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसका मतलब क्या है, ई बराबर क्या रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इंटू कैपिटल जी, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब फिर वही अगेन, अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 127R। अब यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं वहां की तरह, यहाँ पर तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर सारा का सारा सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा, तो ई बराबर क्या रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन 127R, और इसको क्या कर देंगे, कैपिटल जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां जी क्या है, गेज लेंथ, जी क्या है, गेज लेंथ, समझ गए, कैपिटल जी क्या है, गेज लेंथ है, बाकी सारी कैलकुलेशन तो वैसी है। तो सुपर एलिवेशन, और सुपर एलिवेशन को यहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं, कैंट भी बोल देते हैं, सुपर एलिवेशन को यहां पर कैंट भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो ये कि मान लीजिए हमने ये दे तो दिया, अब मान लीजिए जो सुपर एलिवेशन था वो हमने दिया था वी स्क्वायर अपॉन 127R इंटू कैपिटल जी के हिसाब से, दिस हाइट इज स्मॉल ए। लेकिन ये जो सुपर एलिवेशन है किसके लिए है, ये जो सुपर एलिवेशन है ये मान लीजिए 100 kmph की ट्रेन के लिए हमने दिया, कितने के लिए दिया, सपोज करो यहां पर जो V की वैल्यू थी वो 100 kmph थी। अब यहां पर कोई ट्रेन आ रही है 60 kmph से, कोई ट्रेन आ रही है 60 kmph से, तो क्या हो जाएगा, 60 kmph के लिए जो E की वैल्यू आएगी, 60 kmph के लिए जो E की वैल्यू आएगी वो इससे ज्यादा आएगी या कम आएगी, जल्दी बताइए। अगर ये वैल्यू 100 kmph के लिए हो तो मान लो अगर मैं कहूं E 60 kmph की स्पीड के लिए जो सुपर एलिवेशन होगा वो 100 kmph से कम आएगा या ज्यादा आएगा, कम आएगा, वैल्यू कम आएगा, यानी कि हमें उसके लिए ये सुपर एलिवेशन चाहिए था। तो यानी कि वो ट्रेन अगर इस सुपर एलिवेशन पर होता तो वो स्टेबल रहता, लेकिन यहां पर तो ये ज्यादा है, तो ऐसे केस में उस ट्रेन के क्या होगा चांसेस, ऐसे केस में उस ट्रेन के चांसेस होंगे ओवरटर्न करने के, ट्रेन क्या कर सकती है, ओवरटर्न कर सकती है, ठीक है। गड़बड़ हो गई, क्योंकि 60 kmph के लिए जितना सुपर एलिवेशन चाहिए उससे ज्यादा सुपर एलिवेशन दे रखा है। तो यहां पर क्या है, कैंट एफिशिएंसी है, कैंट एफिशिएंसी मतलब कैंट एक्सेस है, सुपर एलिवेशन क्या है, एक्सेस में है, ज्यादा है तो अनस्टेबल हो जाएगा। भाई उल्टा मान लो कि हमने क्या किया, चलो फिर आज कहीं 60 kmph वाली गाड़ी पलट ना जाए, तो हमने 60 kmph के हिसाब से हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया इतना। अब क्या रह जाएगा, 100 kmph के लिए चाहिए इतना और आप प्रोवाइड कर रहे हो कम, तो वो क्या हो जाएगा, कैंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैंट कम पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में सुपर एलिवेशन की वजह से गाड़ी जब बाहर की ओर भागेगी
गाड़ी जब बाहर की ओर भागेगी तो जो व्हील के फ्लेंजेस हैं वो घिसने लगेंगे, व्हील के जो फ्लेंजेस हैं वो घिसने लगेंगे, तो बियर एंड टियर होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, एक ऐसा सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा जो हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी सही पड़ जाए और मीडियम, तो वहां पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सुपर एलिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, और उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम स्पीड लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको मालूम होना चाहिए केंट डेफिशिएंसी क्या होती है, केंट एक्सेस क्या होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व में बस आपको ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, ये सब आपको पहले से मालूम है, बस यहाँ पर आपको ये जानना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि ट्रांजिशन कर्व के लिए क्या यूज करते हैं, तो क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला। जबकि हाईवे में क्या यूज करते थे, स्पाइरल, हाईवे में क्या यूज करते थे, स्पाइरल, यहाँ पर क्या यूज करते हैं, क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एक्स क्यूब अपॉन 6rl, y बराबर एक्स क्यूब अपॉन 6rl, ठीक है। तो किसी डिस्टेंस x पर ये जो हाइट होती है y, उसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। इसका जो स्पाइरल एंगल होता है tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2r, नो नीड टू या रिमेंबर ना डिफ्लेक्शन एंगल जाना, शिफ्ट आपको मालूम है L स्क्वायर अपॉन 24r होता है, यहाँ भी वही होता है, वहाँ भी वही होता है, ठीक है बस, ठीक है। तो भैया बस इतना जान लीजिएगा, इतना जान लीजिएगा रेलवे में तो काफ़ी है आपके लिए, इतना जान लेंगे रेलवे में तो काफ़ी है, ठीक है। तो हमने क्या जाना शुरू से अभी तक, रेल क्या है, रेल में मैग्नीज और कार्बन की परसेंटेज, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज की परसेंटेज ज़्यादा होती है, रेल के थोड़े से डिफेक्ट हमने जान लिए, LWR SWR हमने जान लिया, ठीक है। वुल हेडेड, फ्लैट फुटेड, डबल हेडेड रेल हमने जान लिया, ठीक है। फिश प्लेट क्या होता है ये हमने जान लिया, गेज क्या होता है सारे वो हमने जान लिए, स्लीपर्स, बेलास्ट, मिनिमम डेंसिटी, ठीक है। इतना आप पढ़ लोगे, इतना आप पढ़ लोगे, इट इज़ गुड इनफ,